Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will start our next chapter, Mahajanpads. So the syllabus in Mahajanpads includes formation of states, republics and monarchies, urban centers, trade routes, economic growth, coinage, Jainism and Buddhism, then rise of Magad and Nandas and invasions of Iranians and Macedonian. ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर 16 महाजनपद्स, रिपब्लिक्स, मोनार्कीज, देन सेकेंड अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर कॉइनेज भी इंक्लूड हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्लूड हो जाएगा. देन राइज ऑफ मगध, पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद 16 महाजनपद्स. सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं 16 महाजनपद्स कौन से हैं. तो इनका डिस्क्रिप्शन जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर हमें मिलता है. अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध टेक्स्ट है और भगवती सूत्र इज अ टेक्स्ट रिलेटेड टू जैनिज्म. सो 16 महाजनपद्स का इनके अंदर जो मेंशन आता है वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट, ये सबसे ईस्ट में देख लीजिए अंग है. अंग के पास यहाँ पे मगध, देन मगध के थोड़ा वेस्ट में आने से काशी, काशी से थोड़ा नॉर्थ में वज्जी, देन मल्लास, और थोड़ा वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे वत्स, देन कौशल, ये शूरसेना है, यहाँ पे मत्स्य, पांचाल, कुरु. बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में चले जाते हैं गांधार एंड कंबोज. और थोड़ा साउथ में अगर देखें तो यहाँ सेंटर में छेटी, अवंती और डेक्कन में अस्माक. तो ये 16 महाजनपद्स हैं. और अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में हमने देखा था मत्स्य, कुरु और पांचाल, ये पहले से ही कुछ स्टेट्स थी जो फॉर्म हो चुकी थी. ये जनपद्स वैदिक टाइम से चलते आ रहे थे. देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें देख लेते हैं. अंगा जो ईस्टर्न मोस्ट था, इट वाज द ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद विद कैपिटल एट चंपा, कवरिंग द एरियाज ऑफ भागलपुर एंड मुंगेर. तो आज का जो भागलपुर और मुंगेर का एरिया उसको ये कवर करता है और कैपिटल इसकी चंपा में थी. चंपा वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. इट वॉज लेटर एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार ऑफ मगध. बाद के समय में बिम्बिसार जो कि एक मगध रूलर थे, उसने चंपा को अंग को अपने अंडर में ले लिया था, एनेक्स कर लिया. और चंपा एक ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा अंग के समय में भी और उसके बाद एनेक्सेशन के बाद भी. देन टॉकिंग अबाउट मगध, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अंगा बाय चंपा रिवर. तो अगर हमने मैप में इसमें देखे क्या देखा था कि अंगा के जस्ट वेस्टर्न साइड में मगध स्टेट थी विद इट्स कैपिटल एट राजगीर. तो was separated from Anga by Champa river and had its capital at Rajgarh. It was known for its unorthodox society, which is evident from the derogatory remarks about the state by Brahmanical texts. Later Vedic times में हमें मालूम है कि धीरे धीरे जो वर्ना सिस्टम था वो रिजिड होता जा रहा था. तो जो भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में नहीं था वो उनके अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में दिए गए हैं. तो उनमें से एक स्टेट मगध भी है जहां पे सोसाइटी अनऑर्थोडॉक्स थी. इन द लेटर टाइम मगध बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द महाजनपद्स. तो मगध ही वो स्टेट था जहां पे बाद में मौर्यन एम्पायर का सेंटर बना एंड वहीं से मौर्यन एम्पायर ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया और ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द मौर्यन एम्पायर. देन कमिंग टू काशी, एट फर्स्ट इट वाज द मोस्ट पावरफुल विद इट्स कैपिटल एट वाराणसी. वाराणसी वॉज अ लीडिंग टेक्सटाइल हब एट द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध. तो आज भी वाराणसी टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, उस समय भी टेक्सटाइल का ये एक लीडिंग हब था. देन अजात शत्रु ऑफ मगध लेटर एनेक्स्ड काशी. तो बिंबिसार का जो सक्सेसर था अजात शत्रु, उसने काशी को एनेक्स कर लिया और मगध राज्य में मिला लिया. देन कमिंग टू वज्जी, इट वॉज एट नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर एक्सटेंडेड अप टू नेपाल हिल्स विद कैपिटल एट वैशाली. वज्जी एक रिपब्लिक था, एक ओलिगार्की थी. इट वाज कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस विद लिच्छवीज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो विद इन वज्जी स्टेट के अंदर ही लिच्छवी एक क्लैन था जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. उसके अलावा 7 क्लैंस और थे जो वज्जी स्टेट के ऊपर रूल कर रहे थे. इट वॉज ए गणसंघ, गणसंघ मीन्स ओलिगार्की या रिपब्लिक बोल सकते हैं इसको, एंड वॉज फ्लरिशिंग एट द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध. देन मल्लास, इट वॉज अनदर गणसंघ विद कुशीनगर एंड पावा एज कैपिटल्स. तो 2 कैपिटल थी, कुशीनगर और पावा. और माना जाता है कि यहाँ पे अराउंड 500 जो चीफटेन्स थे वो मल्ला के ऊपर रूल कर रहे थे. Then it became an important center for expansion of Buddhism and Jainism.
इट वॉज लेटर एनेक्स्ड इनटू मगधन एम्पायर। तो जहां जहां पे भी बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक्सपेंशन हुआ वो मेजरली वही जगह थी जहां पे अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रह रही थी। तो इस तरह के जो एरियाज है, जो रिपब्लिक्स थे, जो ओलिगार्कीज थी, वो भी एक तरह से अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को ही ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो उन एरियाज में भी बुद्धिज्म और जैनिज्म जल्दी स्प्रेड हुआ। देन कमिंग टू वत्सा, सम पीपल ऑफ कुरु लीनेज शिफ्टेड इन दिस एरिया एंड मेड कौशाम्बी देयर कैपिटल। कौशाम्बी का हमने लेटर वैदिक पीरियड में भी मेंशन देखा था कि कौशाम्बी अर्बन एरिया बन चुका था उस समय तक, और उसके बाद ये एक मेजर सिटी इन 6th सेंचुरी बीसी इमर्ज होके आया और ये वत्सा की कैपिटल थी। इट हैड अ मड फोर्ट, इट वाज लेटर एनेक्स्ड बाय अवंती। अवंती एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेट था अपार्ट फ्रॉम मगध जो काफी पावरफुल था। इट एनेक्स्ड वत्सा। ये वाले पार्ट में हमारे पास मेजरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है विच वुड बी यूज्ड एज द फिलर अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। देन क्वेश्चन, इट वाज सिचुएटेड साउथ ऑफ नेपाल हिल्स with its capital at Shravasti along with Ayodhya and Saket as other two main cities। श्रवस्ती इसकी कैपिटल थी, इसके अलावा दो मेजर सिटीज अयोध्या एंड साकेत भी कौशल में थे। देन एक्सकेवेशंस डू नॉट इंडिकेट एनी सिग्निफिकेंट हैबिटेशन बिफोर 6th सेंचुरी बीसी इन एनी ऑफ द 3 cities। तो कौशल ही वो राज्य है जहां पे श्री राम के राज्य को भी माना गया है, जिसमें अयोध्या एक पार्ट था। देन कौशल हैड मैरिज अलायंस विद बिंबिसार of Magad but was later annexed into Magad by अजातशत्रु। तो हालांकि बिंबिसार ने कुछ मैरिज अलायंसेस कौशल के साथ किए थे, लेकिन बिंबिसार के ही सक्सेसर ने, उसके बेटे ने, अजातशत्रु ने कौशल राज्य को जीत के मगध के अंदर एनेक्स कर लिया। देन शूरसेना, इट हैड इट्स कैपिटल एट मथुरा। महाभारत एंड पुराणास रेफर टू यादवा क्लैन एज द रूलिंग क्लैन ऑफ द किंगडम। श्री कृष्णा वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद यादवा क्लैन। तो मथुरा के साथ भी एसोसिएटेड थे श्री कृष्णा एंड वाज आल्सो एसोसिएटेड विद यादवा क्लैन। सो मे बी ही वाज रूलिंग ऑन दिस जनपद एट द टाइम ऑफ महाभारत वॉर। देन द किंगडम वाज कंसिडर्ड इनहॉस्पिटेबल ड्यू टू अनइवन रोड्स एंड एक्सेसिव डस्ट। तो ये माना जाता था कि अनइवन रोड्स हैं, एक्सेसिव डस्ट है और डीमंस वहां पे रहते थे। दैट वाज द रीजन ये किंगडम इनहॉस्पिटेबल मानी जाती थी। देन नेक्स्ट इज पांचाल। It had its capital at Kampila with Kannauj as another major city। जो आने वाले टाइम पे कन्नौज one of the major cities बन गया इंडिया का and was also a political center। Then its existence is traceable to the preceding period। तो जैसा कि हमने पहले बात की, तो पांचाल भी कुरु के साथ, पांचाल भी एक इंपॉर्टेंट पहले से जनपद बन चुका था। Then Kuru, it was situated in areas comprising Meerut and southeast Haryana with its capital at Indraprasth। It had alliances with Matsyas and Panchalas। It was a major political center during Vedic period। कुरु politically important था in Vedic times और इसका लोकेशन देख लीजिए, मेरठ और हरियाणा में कुरु का लोकेशन मिलता है विद इंद्रप्रस्थ एज इट्स कैपिटल। देन मत्स्य, ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जयपुर, भरतपुर और अलवर रीजन में था विद इट्स कैपिटल एट विराट एंड वाज सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। तो जिस तरह का वहां पे सेमी एरिड जो वेदर कंडीशंस थी उस लिहाज से कैटल रेयरिंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन इन दिस स्टेट। देन चेडी, इट वाज सिचुएटेड इन बुंदेलखंड एरिया विद इट्स कैपिटल एट सुक्तिमती। शिशुपाल वाज अ चेडी रूलर। चेडी क्लैन वाज लिंक्ड टू यादवास। इनके बीच में कुछ रिलेशन भी था एंड ऑल्सो दे वर राइवल टू वन अनदर। अकॉर्डिंग टू महाभारत, चेडीज फोर्ट ऑन द साइड ऑफ पांडवास इन द बैटल। महाभारत का कहना है कि चेडीज पांडवास की साइड में लड़े थे महाभारत में। देन अवंती, इट वाज लोकेटेड इन द सेंट्रल मालवा विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन एंड महिष्मती। ये दो कैपिटल थी, उज्जैन और महिष्मती, लेकिन बाद में उज्जैन ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। इट एनेक्स्ड वत्सा एंड अस्माक किंगडम्स। इसके साउथ में अस्माक किंगडम थी उसको, और दूसरी तरफ वत्सा जो थी इसके, इन दोनों किंगडम्स को अवंती ने अपने अंडर में ले लिया। Then it struggled against Magad for almost 100 years before giving in। तो in the end अवंती भी मगध के अंडर में चला गया। Then Asmak, it was situated on river Godavari with its capital at Pratishthan, which is now Paitan, and was important for trade and commerce because ये इन महाजनपद में ये सबसे साउथ में था and पैटन एक इंपॉर्टेंट जगह है दक्षिण पथ के ऊपर। So it was the important center for trade and commerce। Then गांधार जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था, इट कंप्राइज्ड पेशावर एंड रावलपिंडी एंड हैड इट्स कैपिटल एट तक्षशिला।
जो कि एक मेजर सिटी बाद में बन के आया, एंड उस समय भी तक्षशिला एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। पुष्कर सरीन ऑफ गांधार सेंट एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंबिसार ऑफ मगध। तो ये एक फैक्ट है, मगध के बिंबिसार के कोर्ट में पुष्कर सरीन ने एक एम्बेसडर को भेजा था। देन अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस गांधार बिकेम ए प्रोविंस ऑफ एक्मेनियन एम्पायर ऑफ पर्शिया। एक्मेनियन एम्पायर के 20 प्रोविंसेस थे, उनमें से एक प्रोविंस गांधार को भी माना गया है। तो गांधार was annexed by the Achaemenian Empire and it became one of the provinces of Achaemenians. Then Kamboj. It was situated near southwestern Kashmir. It had cordial relation with the Persians, probably was giving tribute to the Achaemenian rulers because Achaemenian rulers बाद में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे and they were contemporary of Mauryans. तो कंबोज इनको भी ट्रिब्यूट पे कर रहे थे। It was popular for good quality of horses. It was important for trade because ये इंडिया का ट्रेड बाकी कंट्रीज के साथ जो हो रहा था, तो कंबोज was on route to that trade, इसलिए कंबोज एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया ट्रेड का। देन हम लोग रिपब्लिक्स के बारे में देखते हैं जो उस समय गणसंघ इमर्ज हुए थे। गणसंघ्स वर द ओलिगार्कीज रूल्ड बाय द असेंबलीज कंप्राइजिंग ऑफ क्लैन चीफ्स। They were consisted of either a single clan such as Shakyas and Mallas or a confederacy of clans such as Vrijis and Vrishnis. तो गण संघ क्या थे? ओलिगार्कीज थे। दैट मीन्स कुछ क्लैंस एक साथ मिलके रूल कर रहे थे और एक मोनार्क रूल नहीं कर रहा था। तो दैट मीन्स उसमें थोड़ा डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा थी और इनको रिपब्लिक्स भी बोला जाता है। तो डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर ये चल रहा था, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्युटली कुछ डेमोक्रेसी थी कि हर लोगों का उसके अंदर भागीदारी थी। इट वाज ओनली अ क्लास, जो कुछ एलीट लोग थे वो उसके ऊपर रूल कर रहे थे, बट इट वाज स्टिल नॉट अ मोनार्की सिस्टम। देन या तो एक ही सिंगल क्लैन उसके ऊपर रूल कर रहा था लाइक इन शक्यस एंड मल्लास केस, और या फिर एक कॉन्फेडरेसी ऑफ क्लैंस था लाइक इन वृजिस एंड वृष्णिस। तो वृजिस में जो हम लोग वज्जी भी बोलते हैं वो वृजनी है, एंड वृष्णिस वाज आल्सो अ कॉन्फेडरेसी इन पंजाब एरिया। देन दे वर लोकेटेड इन पेरिफेरी ऑफ द किंगडम्स इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, सिंध, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। ये मेजर एरियाज थे जहां पे रिपब्लिक्स उस समय थे, फुट हिल्स में थे हिमालयाज के। और ये भी कहा जाता है कि रिपब्लिक्स ऐसा नहीं था कि रिपब्लिक्स एकदम से इमर्ज हो गए। रिपब्लिक्स ये भी हो सकता है कि जो मोनार्की सिस्टम जहां पे चल रहा था उसी में से जो एलिनेटेड एलिमेंट था उन लोगों ने अलग से होके ये गणसंघों को बनाया। और इसमें इसीलिए अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है बिकॉज जो वर्ना सिस्टम उस समय ज्यादा रिजिड हो गया था उसके अगेंस्ट ये एक तरह से रिवोल्ट थी, एंड जहां जहां पे उनको चांस मिला उन लोगों ने उन एरियाज के अंदर ये गणसंघों को बनाया। तो दैट इज द रीजन कि ये डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर चल रहे थे। देन पानिनीज ग्रामर गिव रेफरेंस टू बोथ द रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। तो अकॉर्डिंग टू हिम दोनों सिस्टम्स उस समय प्रेवलेंट थे इंडिया में। द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ द रिपब्लिक वाज नॉट हेरिडिटरी। In the assembly, the matter was discussed with the rajas of various areas in the republic and other important officials before taking a decision. तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इसमें मोनार्की से ज्यादा थी। तो कुछ राजा जो रिपब्लिक के पार्ट थे वो लोग मिलके ये डिसीजन ले रहे थे, एंड चीफ डिसीजन वाज नॉट द एब्सोल्यूट डिसीजन। तो इन राजा के जो आइडियाज थे दे वर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ द चीफ, एंड द पोजीशन ऑफ चीफ वाज नॉट हेरिडिटरी। देन महासम्मत, जो कि ग्रेट इलेक्ट बोलते हैं, वॉज इलेक्टेड टू सेटल कन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन जस्टिस। तो इसका काम था कि किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट विद इन ये राजा के बीच में हो रहा है तो उस कन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व करे और बाकी भी जो जस्टिस सिस्टम है उसको ये मेंटेन करके रखें। देन गणसंघास हैड अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज एंड डिड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रिचुअल्स ऑफ वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम्स को नहीं मान रहे थे, सोसाइटी अनऑर्थोडॉक्स थी, इसीलिए ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया है। Then they had only two strata, राजकुल्स एंड दशा कर्मकर्स। तो या तो दास कर्मकर्स है या फिर राजकुल है। तो राजकुल में तो यही आ गए जो चीफटेंस है जो इसके ऊपर रूल कर रहे हैं। देन दशा कर्मकर वो हो गए जो कॉमन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो वर्ना सिस्टम की तरह नहीं था कि 4 भागों में बटा हुआ है, सिर्फ 2 ही भाग थे, वन इज राजकुल एंड सेकंड इज दास कर्मकर। द रिपब्लिक्स वर लेस अपोज्ड टू द अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज। तो ये यहां से एविडेंट हो जाता है। गौतम बुद्धा बिलोंग टू कपिल वस्तु अंडर शक्यास एंड महावीर वॉज फ्रॉम वृज्जी कॉन्फेडरेसी एट वैशाली। तो ये जो दोनों हैं गौतम बुद्धा और महावीर, वो लोग भी रिपब्लिक्स के ही पार्ट थे, इसीलिए इनकी थिंकिंग इमर्ज हुई इन एरियाज के अंदर, एंड देन वो बाकी एरियाज में स्प्रेड हो गई।
द एग्रीकल्चर वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द मिडिल गैंजेस प्लेन्स एंड पेरिफेरल एरियाज। जैसे हम लोग इनकी बात करें, व्रिजी कॉन्फेडरेसी की बात करें या शकेस की बात करें, तो उन एरियाज के अंदर मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था। बट ट्रेड वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। रिपब्लिक्स जहां पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो रिपब्लिक्स हैं, लाइक वी टॉक्ड अबाउट वृष्णि, तो उन एरियाज के अंदर मेजर एक्टिविटी ट्रेड थी। लैंड वॉज ओन्ड बाय द रिपब्लिक बट वॉज वर्क बाय द दस कर्मकार्स। तो रिपब्लिक के जो ये गण संघ था उसके कंट्रोल में पूरा लैंड था, लेकिन उसके ऊपर काम दास कर्मकार कर रहे थे। द लैंड ओनिंग एलीट क्लास लिव्ड इन द अर्बन एरियाज। ओके, नाउ कमिंग टू द किंगडम्स। किंगडम्स में मोनार्की वॉज द प्रिवेलिंग सिस्टम। जैसा कि हमने बोला कि मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर थी एंड इट लेड टू अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। देन सक्सेशन टू किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी। किंग sought legitimacy for his rule through various rituals. That means जो रूलिंग क्लास थी और ब्राह्मण जो क्लास थी उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस शुरू हो गई थी। ब्राह्मण्स वर गिविंग लेजिटिमेसी टू द रूल ऑफ द किंग एंड इन रिटर्न किंग वाज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द ब्राह्मणिकल क्लासेस। देन किंगडम्स हेल्ड ग्रेटर एरियाज फॉर विच ब्राह्मण्स एंड वेरियस लॉ बुक्स अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी फॉर द किंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी फॉर द किंग आता है, तो इसमें क्या होगा, अगर डिविनिटी किंग के नाम पे आ जाएगी तो ये पावर को सेंट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें रिवोल्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, बिकॉज किंग को एक गॉड के जो पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स जो हैं, वो इसमें देने की कोशिश की जाती है। देन किंग वॉज असिस्टेड बाय द मिनिस्टर्स एंड द एडवाइजरी काउंसिल्स। तो उस समय परिषद एक जो थी वो प्रोमिनेंस में आ रही थी, दैट वॉज हेल्पिंग किंग विद द एडवाइस। द एडमिनिस्ट्रेशन मैन्ड बाय द ऑफिसर्स असेस्ड एंड collected the revenues. Peasant economy was prevalent. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही किंगडम्स के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। The rich land holders were called गहपतिस। तो गहपतिस या गृहपतिस इनको बोला जाता था जो ज्यादा लैंड होल्ड करते थे। Various taxes such as bali which was tax on area of land cultivated, then भागा, कर एंड शुल्क were imposed। तो ये अलग अलग तरह के टैक्सेस थे जो किंगडम्स के अंदर इंपोज किए जाते थे। तो पहला उसमें हो गया बलि, जो कितना लैंड कल्टीवेट किया गया है उसके ऊपर टैक्स था। देन भाग, कितना प्रोड्यूस हुआ है उस लैंड के ऊपर, दैट मीन्स कितने ग्रेन्स या कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लग रहा था, दैट वाज भाग। देन कर वाज टोल। तो जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, कुछ चीजें किंगडम के अंदर आ रही है या कुछ चीजें बाहर जा रही है, तो उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लग रही है या टोल लग रहा है, दैट वाज अंडर द कैटेगरी ऑफ कर। और शुल्क, ये ज्यादा क्लियर नहीं है टर्म, बट प्रोबेबली इट वाज अ पीरियोडिक टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। सो दीज वर द टैक्सेस व्हिच वर बीइंग इम्पोज्ड इन किंगडम्स। देन वेस्ट लैंड बिलोंग टू द स्टेट। तो वेस्ट लैंड के ऊपर सारा अधिकार स्टेट का था, स्टेट की ओनरशिप थी। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस was taken as tax on such wasteland which came under cultivation। तो अगर कोई इसके ऊपर कल्टीवेशन करता है वेस्टलैंड पे, तो कुछ भी प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट विल गो टू द स्टेट। जो छठवां हिस्सा होगा वो स्टेट का हो जाएगा। तो इसको स्टेट बोलती थी षड भागिन। तो दैट मीन्स 1/6, षड मीन्स 6, तो 1/6 पार्ट जो है षड भागिन, दैट विल गो टू स्टेट, विच इज अ कस्टमरी टर्म यूज्ड फॉर किंग टू लेवाई टैक्स ऑन सच एरियाज। सच एरियाज मीन्स वेस्टलैंड। Then village was under jurisdiction of ग्रामिनी। तो विलेज का jurisdiction सारा का सारा ग्रामिनी के हाथ में था। ग्रामिनी was headman। The society was rigidly divided into 4 वर्णास, जो हमने पहले डिस्कस किया कि 4 वर्णों में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी चल रही थी। And cultivators and artisans were mostly included in शूद्र वर्णा। कल्टिवेटर्स और आर्टिसंस मेजरली शूद्र वर्ण में थे, और जो मर्चेंट क्लास थी दैट वाज अंडर वैश्यास, एंड प्रीस्टली क्लास वाज अंडर ब्राह्मणास, एंड द रूलिंग क्लास वाज अंडर द कैटेगरी ऑफ क्षत्रियस। देन चांडालास वर डेजिग्नेटेड एज आउटकास्ट। तो ये 4 जो कास्ट थी वर्ण सिस्टम के अंदर, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम का पार्ट ही नहीं माना गया, तो दे वर कॉल्ड एज आउटकास्ट एंड untouchables, and one of those categories was chandalas. They were required to perform the menial task. The combination of low social status with the economic deprivation, तो that means कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है इनको, फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रांग नहीं है, प्लस इनको सोशल जो स्ट्रेटा था उसमें भी लोवेस्ट पोजीशन पे रखा गया। तो इन कारणों से दे बिकम अ परमानेंट सब्जुगेटेड वर्कफोर्स।
तो वर्क फोर्स ये हमेशा के लिए बन गई, बिकॉज मोबिलिटी सोसाइटी के अंदर बहुत कम थी, वर्टिकल मोबिलिटी ना के बराबर थी, बिकॉज ऑफ विच रीजन ये लोग परमानेंटली एक सब्जुगेटेड वर्कफोर्स बन गए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next session, we will start with the urbanization and what were the reasons for the urbanization. Thank you very much and have a nice day.